वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। और आज हम बात करेंगे 17th लेक्चर के बारे में। तो 17th लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, तो आइए पहले वो समझ लेते हैं। तो पहले आज हम लोग समझने वाले हैं कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, और साथ ही कोरोना डिस्चार्ज से रिलेटेड टॉपिक के बाद हम चलेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर के टॉपिक पर। तो आज इस टॉपिक के साथ बने रहिए, क्योंकि ये आज का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर अगर आपने किया होगा तो लास्ट लेक्चर को करने के बाद ही आप 17th लेक्चर अच्छे से क्लियर करेंगे, इसलिए तो लास्ट लेक्चर कंप्लीट करके ही आप यहाँ पे आए। अच्छा, एक बात मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है, जिसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज। बिल्कुल सही सुना आपने, कोरोना डिस्चार्ज। और जो मौसम चल रहा है उसी मौसम के बिहाफ पर हमने इस टॉपिक के बारे में कोरोना डिस्चार्ज को समझने की कोशिश करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज यहाँ पे ये कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पे चार्ज फैलता है। और चार्ज कहाँ फैलता है, यहाँ सरफेस पर आना है। तो यहाँ पे चार्ज के फैलने के बारे में बात होगी। तो आइए पहले समझेंगे कि क्या होता है। तो वैसे मैं बता दूं कि आप जब किसी प्लेट या किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो, मतलब ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि आसपास के जो सराउंडिंग है, मीडियम है, एटमॉस्फेयर है, वो कंडक्टिंग होना शुरू हो जाते हैं। और दैट काइंड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द सराउंडिंग एज अ कंडक्टिंग, राइट? नहीं समझे? फिर से समझो। आपके किसी मेटालिक सरफेस को या मेटालिक सिस्टम को चार्ज करने पर उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, मीडियम है, वो डिस्चार्ज होने लगता है। डिस्चार्ज होकर के कंडक्टिंग होने लगता है। दैट conducting behavior of the surrounding due to high electric field of the surface or the system. This method is called, this principle is called electric discharge, या फिर कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं इसको। तो डिस्चार्ज का मतलब समझ में आया। इस मेटल सरफेस को आपको क्या करना है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देना, जिससे आसपास का जो सराउंडिंग होगा वो डिस्चार्ज होकर कंडक्टिंग होने लगेगा, राइट? ये अब कैसे कैसे काम आता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने ये क्या बताया कि आप जैसे जैसे किसी सरफेस को चार्ज करते हो तो सरफेस को चार्ज करने पर उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, राइट? ऐसा ही कुछ है। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि किसी सरफेस को जब चार्ज करते हो तो सरफेस की क्या बढ़ती जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन ये जो सरफेस डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है उसके रेडियस पे। और इसकी रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। इस बात का भी रखना है ध्यान, और इसको हमें प्रूव भी करना है। ये आपके टॉपिक में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन है, उसमें आकर के हम प्रूव कर लेंगे। एनसीईआरटी में ही दे रखा है, डोंट वरी। तो ये टर्म आप याद रखोगे। और इसी के वजह से हम क्या करते हैं कि जितने भी मेटालिक सरफेस है वो अगर शार्प रखते हैं, शार्प रखने से उस पर डेंसिटी अधिक होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर स्टोर होते हैं। यही एक सबसे बड़ा रीजन भी है कि आप अपने बिल्डिंग के ऊपर एक शार्प मेटालिक रॉड लगा देते हो। शार्प मेटालिक रॉड से क्या होगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा चार्जेस उस पर एक्यूमुलेट होंगे, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज अगर उस पर एक्यूमुलेट होंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और सारे के सारे चार्ज को, मतलब हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को वो स्टोर करके एक्यूमुलेट करके ग्राउंड कर देगा, जिससे आपकी बिल्डिंग आप प्रोटेक्टेड रहती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हमने एटमॉस्फेरिक चार्ज को, मतलब जो भी हमारे क्लाउड से चार्ज आते हैं, एटमॉस्फेरिक चार्ज होते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं किस पर, उस पर्टिकुलर रॉड के नेक पर, टॉप पर, और उसको स्टोर करके ग्राउंड कर देते हैं, जिससे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आइए इसकी डेफिनेशन पहले समझ लें। तो बच्चों चलिए इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं क्या। इसकी डेफिनेशन कोरोना डिस्चार्ज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वर्डिंग्स में, आइए वो देख लेते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, atmosphere or medium around the conductor becomes conducting, due to which of conductor discharges to the surrounding. These phenomenon is called कोरोना डिस्चार्ज। जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे किसी मेटालिक स्फीयर का या मेटालिक सरफेस का या फिर किसी भी रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, या सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से और ज्यादा चार्ज उस पर स्टोर नहीं हो सकते और लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। लीक होना मतलब कहां लीक होंगे, आसपास के सराउंडिंग में लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ
process, this kind of phenomenon is called कोरोना डिस्चार्ज। एक्चुअली ये कहाँ आप देखते हो बेसिकली, तो हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, क्लाउड में। जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगती है तो फिर चार्ज इस पर स्टोर नहीं होते हैं, लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और लीक होने से हमारा एटमॉस्फेयर कंडक्टिंग हो जाएगा, जिससे आपको थंडर शॉक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के कॉन्सेप्ट को हम और आगे थोड़ा समझेंगे कि अगर हम चार्ज डेंसिटी पढ़ रखे हैं तो चार्ज डेंसिटी पर क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है इस कोरोना डिस्चार्ज का। वैसे मैं बता दूं कि किसी भी सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी होती है उसकी साइज पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, तो उसकी साइज मतलब वहां पे अगर स्फेरिकल रीजन है या फिर किसी भी छोटे रीजन की बात करो तो स्फेरिकल ही लिया जाता है, तो उसकी रेडियस जो है उसकी चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि मैंने बताया। और यही कारण है कि किसी भी शार्प एज पर जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उस पर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो सकता है किस पर, उस शार्प एज पर। तो आइए थोड़ा इसको भी समझें। टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, पॉइंटेड कंडक्टिंग रॉड्स आर माउंटेड एट द रूफ्स। क्या समझ में आया? यहां पर हमें क्या करना है कि जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में चार्ज लीकेज होता है, उस चार्ज लीकेज से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो उस एटमॉस्फेयर के चार्जेस को स्टोर कर लेंगे कहां पर, उस पॉइंटेड रॉड पर। उस पॉइंटेड रॉड पर जैसे से ज्यादा आप स्टोर कर पाओ, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब ज्यादा डेंसिटी स्टोर कर लेगी तो हम उसे क्या कर लेंगे, स्टोर करके वापस कहां, ग्राउंड में ले जाएंगे। वो रॉड एक्चुअली ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो हम उसको ग्राउंड कर देंगे, जिससे हमारी जो बिल्डिंग्स है वो शॉक से बची रहेगी, राइट। सिंस हम जानते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो साइज के मतलब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हेंस मोस्ट ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूसेस into the atmosphere accumulate at the conducting rod, मतलब जितने भी चार्जेस हमारे एटमॉस्फेयर में होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे रॉड पर, ओके, एंड passes to the ground। और सारे को हमें क्या कर देना है, ग्राउंड पे कर देना है। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारे कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज कहां देखने को मिलता है, ऑफ कोर्स सराउंडिंग में, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द डिस्चार्ज ऑफ द एटमॉस्फेयर, और दिस काइंड ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूसेस लीकेज ऑफ चार्ज, और दिस काइंड ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज the phenomena is called कोरोना डिस्चार्ज। तो किरिक डिस्चार्ज भी कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं, दिमाग में रखे रहिएगा। और अब मैं बात करूं आपसे लास्ट टॉपिक के बारे में, और वो है वन डे ग्राफ जनरेटर। तो बच्चों हमारे पास है वन डे ग्राफ जनरेटर, और मैं बता दूं कि वन डे ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग कम वोल्टेज दे करके, मतलब लो वोल्टेज कह सकते हो, किलो वोल्टेज में दे करके अप टू मिलियन वोल्ट तक के वोल्टेज को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, और ये मैं बता दूं कि हमारे यहाँ IIT कानपुर में ये स्टेब्लिश भी है, मिल भी जाएगा आपको, जहां पर मिलियन तक के वोल्टेज को हम प्रोड्यूस भी करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब एक कोरोना डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, जहां पर हम इसके कंस्ट्रक्शन, इसके प्रिंसिपल और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को यहां समझने वाले हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में बता दूं कि ये सबसे पहले 1931 में डेवलप किया गया था, जिसे वन डे ने ही डेवलप किया था, जिनके नाम पर ये वन डे ग्राफ जनरेटर रखा गया था। और ये सबसे अच्छी बात, ये मिलियन वोल्टेज को बना सकता है, इसलिए मिलियन वोल्ट से ज्यादा नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कंडक्टिंग होने लगता है और लीकेज स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको क्लाउड के बारे में बताया ना, क्लाउड में भी जब लीकेज होने लगता है तो वो चार्जेस को हम लोग को ग्राउंड करना पड़ता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी उसी लीकेज को हम ध्यान में रख करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा पाते हैं और उतने ही वोल्टेज को प्रोड्यूस करके स्टोर भी कर पाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस एंड डेवलप्ड एट 1931 बाय रॉबर्ट जे वॉन डे ग्राफ which is used to produce up to 10 million volt of high voltage। इतने वोल्टेज को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो अब हम इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। इसका प्रिंसिपल देखिए क्या है। इसके प्रिंसिपल बेसिकली दो याद रखना है आपको। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम छोटे वाले स्फीयर को चार्ज देंगे, मतलब छोटे वाले को चार्ज देते हो तो बड़े वाले पर ये स्प्लिट कर देता है। और दूसरी बात यह है कि छोटे वाले से ट्रांसफर तो हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ याद ये रखने वाली ये है कि जितना भी शार्प एज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ही चार्ज वो ज्यादा रखा रहेगा और स्प्लिट कर सकेगा, बाहर भेज सकेगा। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट होगा तभी तो दूसरों को दे पाओगे। वही कहानी यहाँ पे शार्प एजेस का होता है। आइए फटाफट से इसको पढ़ भी लेते हैं। इफ चार्ज गिवन टू द इनर स्फेरिकल
surface then charge splits up to the outer surface uniformly, मतलब छोटे पे दीजिए, बड़े वाले को बाहर कर देगा, यूनिफॉर्मली दे देगा दूसरे स्फीयर को। और दूसरा स्फीयर किसका होगा? ऑफ कोर्स मेटल का, क्योंकि मेटल ही एक ऐसा सरफेस है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं। दूसरी कहानी क्या है? ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट शार्प एजेस द चार्ज स्प्लिट्स अप टू द सरफेस। मतलब आप जरा सोचिए कि अगर आपने कॉम देखा होगा तो कॉम के जो एजेस होते हैं जिसको हम शॉर्ट टूथ कहते हैं, उसके शॉर्ट टूथ काफी शार्प होने की वजह से उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो सकती है। और वैसे ही प्लेट, मेटालिक प्लेट का इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो ये आपने दो प्रिंसिपल तो सुन लिए, समझ लीजिए, और इसके बाद जब हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर आएंगे तो ज्यादा क्लियर होने वाला है। आइए पहले इसका देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, बड़ा ही कमाल का कंस्ट्रक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली तो मैं बता दूं, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नीचे मैं कर दूं इसको, हल्का सा, ये दिखाई दे रहा है आपको? ओके, तो यहां पर मेरे पास क्या है? बड़ा स्फीयर है जिसको हम S2 से, मेटालिक स्फीयर है, ह्यूज स्फीयर है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो साइज होता है, इसका डायमीटर अप टू मीटर में होता है, लगभग 3 to 5 मीटर के अप्रॉक्स में होता है। तो ये आपका हो गया बड़ा वाला स्फीयर। इसके अंदर एक छोटा स्फीयर है, ये छोटा वाला स्फीयर देख पा रहे हो, ये छोटा स्फीयर है, और इसके ऊपर हमने लगा रखा है ये आपका बेल्ट है। ये एक रोटर बेल्ट होता है। ये रोटर बेल्ट एक्चुअली इंसुलेटर का बना होता है, लेकिन इंसुलेटर का बना हुआ है, ये रबर है, एक्चुअली रबर बेल्ट है। अब रबर बेल्ट को हमने घुमाने के लिए इस्तेमाल किया। ये रबर बेल्ट एक्चुअली कनेक्टेड है किससे? नीचे स्फीयर से। नीचे स्फीयर है मेटालिक स्फीयर जिसका नाम है S1, और इस स्फीयर को रोटेट कराता है मोटर। ये मोटर लगा रखा है हमने, और इस मोटर को बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर कह सकते हो, बाहर से घुमाते हैं। और इसमें हमने ग्राउंड टर्मिनल भी दे रखा है। ग्राउंड टर्मिनल क्या करता है? जितने एक्सेसिव चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, जिसको हमें यूज नहीं करना है, ज्यादा मूविंग नहीं होते हैं, एक्सेलरेटिव ज्यादा नहीं होते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने के लिए हमें ग्राउंड टर्मिनल की जरूरत पड़ती है। और ये इंसुलेटेड स्टैंड क्या करता है कि जो एक्सेसिव चार्जेस पर जो भी चार्ज रहते हैं वो इधर उधर ना चले जाए, ग्राउंड ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड भी लगा करके रखते हैं, ताकि जो भी चार्ज इस पर होंगे, इस सरफेस पर, इस वाले सरफेस, बड़े वाले सरफेस पर, वो नीचे ना जाए। ये स्टैंड आपको बाहर, मतलब नीचे ले जाने से रोकता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट। तो बच्चों वर्किंग में कहानी क्या होती है कि सबसे पहले हमने एक पूरे सेटअप को तैयार कर लिया, और उस पूरे सेटअप को तैयार करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं क्या? अब हमने इस स्फीयर को रोटेट कराना होगा। रोटेट कराने के लिए मोटर को घुमा दिया, मोटर ने इस स्फीयर को रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक टर्मिनल होगा जिसको हमने मेटालिक प्लेट के थ्रू जोड़ रखा है, और ये टर्मिनल एक्चुअली सोर्स टर्मिनल है, जहां पर हम आयन सोर्स रखते हैं। आयन सोर्स के थ्रू मतलब हम हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जो भी रखेंगे वो तकरीबन किलो वोल्ट तक का सोर्स होगा, और आयन सोर्स भी कह सकते हैं। और यहां से हम इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे चार्ज तो आ गए इस वाले स्फीयर पे, इसको अब रोटेट कराना है। रोटर के थ्रू या मोटर के थ्रू हमने इसको रोटेट कराया, तो चार्जेस जो है इस मेटल के स्फीयर पे आ गए। अब इस स्फीयर पे जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो हम इसे क्या करेंगे? अब इसे ऊपर भेजना होगा। भेजने के लिए हमने क्या किया कि इसको घुमाया, और ये चार्ज जो है इस बेल्ट पे आ गए, क्योंकि चार्ज उससे कनेक्टेड है। तो इससे कनेक्टेड होने की वजह से चार्ज इस बेल्ट पे आ गया, और बेल्ट घूमते हुए ऊपर गई, ऊपर जाती है, जिससे उससे टच में आ जाती है वहां पर जहां पर एक छोटा स्फीयर और लगा है। ये छोटे स्फीयर को हमने जोड़ रखा है किसके साथ? एक दूसरे मेटल के पट्टी के साथ। ये दूसरे मेटल का जो प्लेट है वो एक्चुअली सॉ टूथ है, और ये सॉ टूथ जैसे कॉम देखा है ना, वैसे ही सॉ टूथ होता है, और इससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही इससे कनेक्ट होता है तो सारे चार्ज इस मेटल के प्लेट पर स्टोर होने लगते हैं, और मेटल के प्लेट पर स्टोर होंगे, और इस सरफेस पर भी आएंगे। किस वाले? इस अंदर छोटे वाले मेटल के स्फीयर पे भी आएंगे, और इस मेटल के सरफेस पे आ रहा है, जिससे ये किसको दे रहा है? ये चार्जेस मिल रहे हैं आपके मेटल के प्लेट P2 को। अब इस मेटल के प्लेट का स्टॉक बहुत छोटा होने की वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। अब जैसे इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो ये रख तो पाता नहीं, मैंने क्या बोला, रख नहीं पाता। ये क्या करता है? स्प्लिट करता है, और किसको दे देगा? ये छोटे वाले स्फीयर के थ्रू किस पर आएगा? मेटल की प्लेट पे चार्ज आएंगे, और मेटल की प्लेट इसको तुरंत कहां लेके चला जाएगा? क्योंकि ज्यादा डेंसिटी है तो कहां लेके चले जाएगा? बड़े वाले स्फीयर पे। अब बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका रीजन बड़ा है तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। अच्छा, ये चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी चार्ज के सराउंडिंग की, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो आसपास की जो सराउंडिंग है उसका इंसुलेशन मतलब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा तो ये चार्ज लीक होना
स्टार्ट हो जाएगा। और हमें चार्ज की लीकेज नहीं चाहिए, हमें लीकेज से बचना है। तो लीकेज से बचने के लिए हमने क्या किया कि इसको बढ़ाना शुरू किया। और इसको कब तक बढ़ा सकते हो, अप टू 3 × 10⁻6 वोल्ट पर लीकेज स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो मतलब लगभग आप 10 मिलियन तक आप जा सकते हो। तो मिलियन तक हम पहुंचने पर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। और इस लीकेज से बचने के लिए इस पूरे को तो वैसे भी एक बॉक्स में रखते हैं जहां पर इसमें केमिकल इक्विपमेंट डाल दिया जाता है, जिससे हम डिस्चार्ज से काफी हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिलहाल डिस्चार्ज तो 3 × 10⁻6 वोल्ट पर स्टार्ट हो ही जाता है, वोल्ट पर मीटर सॉरी। यहां पे याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लिमिट है जहां पर आसपास की जो सराउंडिंग है वो लीक होना स्टार्ट कर देती है, चार्जेस को लीक करना स्टार्ट कर देगी। इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, आपको याद होगा। तो यहां तक हम इसको बढ़ा लेंगे और इसके बाद ये अब और बढ़ने नहीं देगा। इसके अलावा हमने केमिकल इक्विपमेंट के थ्रू, मतलब इसको एक बॉक्स में बंद करके केमिकल इक्विपमेंट के थ्रू हम इसे बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ हद तक और बढ़ा करके अब तो हम 10 मिलियन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जो भी चार्जेस मिल जाते हैं उसको हम यहाँ आउटपुट टर्मिनल से लेकर के इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस का। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब क्या है कि चार्ज तो स्टैटिक ही थे, लेकिन हमने बेल्ट के थ्रू उसको बड़े वाले स्फीयर पे ले जा करके स्टोर करा दिया, जहां पर चार्ज की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ गई, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बड़े वाले स्फीयर का क्या पोटेंशियल काफी कम होगा, चार्ज की वैल्यू काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से आपको पता ही है चार्ज की वैल्यू बढ़ने की वजह से इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ गई, है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखा गया कि चार्ज बढ़ाइए, कैपेसिटेंस बढ़ाइए, और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो आप इससे अधिक से अधिक इस सरफेस पर वोल्टेज बढ़ा सकते हो, और इस वोल्टेज के थ्रू आप बढ़ा सकते हो। आप ज्यादा चार्ज रखोगे तो इस वोल्टेज को आप एज आउटपुट डिवाइस या आउटपुट फॉर्म में यूज कर सकते हो, है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आपका ये वन डे ग्राफ जनरेटर कंप्लीट होता है। कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे, आप वर्किंग समझ गए हो तो उसको भी अपने वर्ड्स में कुछ हद तक लिख सकते हो, बस उतने ही की जरूरत है और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। सारे नोट्स आपको इसी तरीके से बना लेने हैं। तो हमने आज कंप्लीट कर दिया है इस चैप्टर को। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कंप्लीट करेंगे सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, बने रहिए।